हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो से हम अपने ल्यूसेंट के आधुनिक भारत के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड। यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, फिर इन्हें देखिए, चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। तो चलिए हम अपने इस वीडियो के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और यदि मज़ा आए, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की जाती है। कंपनी की स्थापना के बाद कंपनी को 15 वर्षों की व्यापारिक अनुमति प्रदान की जाती है। ये कंपनी के लिए एकाधिकार होता है कि सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों के लिए बिना हस्तक्षेप की व्यापार कर पाएगी। जिस समय कंपनी की स्थापना होती है ब्रिटेन में, उस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासन होता है। इसके बाद महारानी एलिजाबेथ प्रथम की 1603 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। साथियों, एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद वहाँ के राजा जेम्स प्रथम बना दिए जाते हैं। जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में अपने राजदूत कैप्टन हॉकिंस को मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। अब 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। जब ये कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा, तो जो अनुमति, बेसिकली इनका जो उद्देश्य था, वो भारत में अपनी फैक्ट्री को सूरत में इस्टेब्लिश करने की अनुमति लेकर ये यहाँ से गया था, ब्रिटेन से गया था। तो जिस समय कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासन था। तो जेम्स प्रथम को लगा था कि अभी भी मुगल शासक ही भारत के बादशाह हैं। लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। 1605 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात अकबर का सबसे बड़ा बेटा जहांगीर, जिनके बचपन का नाम सलीम था, वो गद्दी पर बैठा था। तो जो प्रार्थना पत्र ये लेकर जेम्स प्रथम गया था, वो अकबर के नाम का ही था, लेकिन ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। इसके बाद पश्चिमी तट यानी कि सूरत, गुजरात में कंपनी की पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में स्थापित करने का प्रयास किया गया, जो सफल नहीं हुआ। मतलब ये कि जब कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में, इनके आने का उद्देश्य ही यही था कि वो पश्चिमी तट पर गुजरात में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोल सके। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर जहांगीर ने अनुमति प्रदान भी कर दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अपने उस अनुमति को वापस ले लिया था, जिस वजह से फैक्ट्री खोलने में ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। जब इनकी फैक्ट्री यहाँ नहीं खुली, तो फिर ये दक्षिण भारत की ओर कूच करते हैं, दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर पूर्वी तट पर अपनी पहली फैक्ट्री, पहली कोठी, व्यापारिक कोठी या कारखाना का स्थापना करते हैं। 1611 ईस्वी में स्थान होता है मसूलीपट्टनम। साथियों, मसूलीपट्टनम वर्तमान में आंध्र प्रदेश में एक जगह है, मसूलीपट्टनम। वहाँ पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी सफलतापूर्वक ये लोग खोल लेते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन रहे कि पश्चिमी तट पर सबसे पहली फैक्ट्री इसकी कहाँ थी, तो सूरत में, जबकि जो प्रयास उसका असफल रहा था। लेकिन पूर्वी तट पर इसकी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कहाँ थी, तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर। साथ ही जैसे कि हमने बात करी कि मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी स्थान से विश्व प्रसिद्ध कलमकारी कला, याद रखिए, कलमकारी कला की शुरुआत आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम से मानी जाती है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब बिहार 360 को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भारत पहुंचा। इन्हें जहांगीर द्वारा व्यापारिक अनुमति प्रदान कर देगी। मतलब ये हुआ कि जब 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे, तो वो आंशिक रूप से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल हुए थे, जबकि पूर्ण रूप से व्यापारिक अनुमति सर टॉमस रो को दिया गया था। इस समय भी भारत में जहांगीर का शासन काल था
और ब्रिटेन में जेम्स प्रथम का ही वो ही वहाँ के राजा थे। तो कैप्टन हॉकिंस की बात करें या सर टॉमस रो की बात करें, दोनों जेम्स प्रथम के ही राजदूत थे जो जहांगीर दरबार में आए थे। फ़र्क इतना सा है सिर्फ कि कैप्टन हॉकिंस को पूर्ण रूप से व्यापारिक अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि सर टॉमस रो को पूर्ण रूप से व्यापारिक अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो सर टॉमस रो कितने में आए थे? भारत 1615 ईस्वी में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। जेम्स प्रथम के ये राजदूत थे। सर टॉमस रो भी जेम्स प्रथम का ही राजदूत था, जैसे कि हमने बात करी अभी। साथियों, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उनके लिए सबसे बड़ा मौका इस बात का था, इस चीज़ का वो लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ के जो शासक हैं उनको व्यापारिक छूट, व्यापारिक अनुमति प्रदान करें। उसके लिए जो पहला कदम था, भारत में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा, याद रखिए नाम, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा अंग्रेज़ों को भारत में सुनहरा फरमान जारी किया गया। अब इस फरमान में क्या कहा गया? इस फरमान में कहा गया कि उन्हें वार्षिक तौर पर 500 पेगोडा देना है। पेगोडा मतलब उस समय सोने के सिक्के को पेगोडा बोलते थे। 500 अगर पेगोडा वो देते हैं तो गोलकुंडा के क्षेत्र में उनको मुफ्त व्यापार वो कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, 1 साल तक के लिए। इनको सुनहरा फरमान, अंग्रेज़ों को सबसे पहली बार जो सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था वो गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा प्राप्त हुआ था। साथियों, ये गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के आसपास का जगह है। उस एरिया में इसको डॉकयार्ड वगैरह में मुफ्त रूप से बंदरगाह को यूज़ करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई थी। दूसरा जो फरमान इन लोग को जारी किया गया था भारत में, फरमान का मतलब कुछ विशेष आदेश जिसके तहत इनको बिना रोक टोक के व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मैग्ना कार्टा कहा गया इनको, अंग्रेज़ों का। साथियों, 1717 ईस्वी में भारत में मुगल शासक फर्रुखसियर थे। इन्हीं के समय में अंग्रेज़ों का एक शिष्टमंडल 1717 ईस्वी में, 1715 में चला था, 1717 में भारत पहुंचा। और यह शिष्टमंडल सर जॉन सरमन के नेतृत्व में भारत आया था। याद रखिए साथियों, उत्तर मुगल काल की जब हम बात करेंगे, औरंगजेब की मृत्यु 1717 ईस्वी में हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, 1717 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये मुगल काल के अंतिम महान शासक थे। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठते हैं। बहादुर शाह प्रथम यहाँ के शासक बनते हैं, मुगल शासक बनते हैं। बहादुर शाह प्रथम का जो कार्यकाल था, जो मुअज्जम था, इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, ये 1707 से पिताजी की मृत्यु के बाद 1707 से 1712 तक ये गद्दी पर रहता है। 1707 से 1712 तक गद्दी पर रहता है। और बहादुर शाह प्रथम के बाद आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह एक अयोग्य शासक होने के कारण 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक ये मुगल बादशाह रहता है। यह एक अयोग्य शासक है, कई सारी चीज़ें बीच में हुई। फिर आता है फर्रुखसियर का नंबर। फर्रुखसियर 1713 ईस्वी से साथियों 1719 ईस्वी तक ये मुगल बादशाह के पद पर रहते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 1713 से 1719 के बीच में 1717 ईस्वी में अंग्रेज का एक शिष्टमंडल भारत आता है। और ये शिष्टमंडल जॉन सरमन के नेतृत्व में आता है, और भी कई लोग इनके साथ होते हैं। डॉक्टर हैमिल्टन भी इनके साथ में होते हैं, डॉक्टर हैमिल्टन। साथियों, ये बताना जरूरी है कि इस समय जो फर्रुखसियर थे वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। गले में घाव टाइप से हो गया था। उनको ये आशंका थी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी जान नहीं बचेगी। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने उनकी हेल्प करी थी और उनकी जान बचाई थी। इनसे प्रसन्न हो गया था। इनसे प्रसन्न होकर उन्होंने, फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को एक ऐसा फरमान जारी किया जो इससे पहले किसी भी शासक ने, किसी भी बादशाह ने अंग्रेज़ों को ये फरमान नहीं दिए। इसके तहत ये कहा गया कि 3000 रुपये के बदले वो बंगाल में ट्रेड कर सकता है, 10,000 के बदले वो सूरत में ट्रेड कर सकता है। और इन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आप जो भी सिक्के ढालोगे भारत में, उनको मान्यता प्रदान की जाएगी। इनसे पहले इतनी बड़ी जीत इनकी हुई, इनसे पहले कोई भी इस तरह का फरमान अंग्रेज़ों को नहीं दिया था। इसलिए इसको मैग्ना कार्टा, अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा साथियों कहा गया। इससे बड़ी व्यापारिक छूट और क्या ही हो सकती है। तो इसकी वजह से जो प्रजा थी, बंगाल की प्रजा थी या भारत की जो प्रजा थी, उन्होंने फर्रुखसियर को घृणित कायर शासक कहा था।
साथियों, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश और पुर्तगाल के संबंध की। ब्रिटिश और पुर्तगाल का संबंध कुछ देर के लिए अच्छा तब हो जाता है जब 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से शादी हो जाती है। तो क्वेश्चन रह सकता है कि ब्रिटेन के राजकुमार की शादी किनसे हुई थी, चार्ल्स द्वितीय की शादी किनसे हुई थी? तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से हुई थी और ये 1661 ईस्वी में हुई थी। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज स्वरूप भेंट कर दिए। इसके बाद 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने इसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, इसके डेवलपमेंट के लिए और भी कुछ कार्य के लिए। तो ये थे ब्रिटिश और पुर्तगाल के संबंध। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। बाद के समय में मुगल शासक औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हुगली क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। साथियों, इसके पीछे रीज़न ये था कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कुछ नाव को, कुछ जहाज़ों को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर रखा था। औरंगजेब को मालूम पड़ते ही उनसे कई युद्ध लड़े गए जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई। तत्पश्चात अंग्रेज़ों को हुगली के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। पूरे संपूर्ण भारत से बाहर करना नामुमकिन था, लेकिन हुगली के क्षेत्र से ज़रूर उनको बाहर कर दिया गया। इसके बाद 1688 ईस्वी में औरंगजेब का सामना एक और अंग्रेज़ से होता है, नाम है सर जॉन चाइल्ड। इनका नाम है सर जॉन चाइल्ड। इनसे इनका युद्ध होता है अंग्रेज़ों का। साथ ही साथ सर जॉन चाइल्ड की नेतृत्व वाली सेना अंग्रेज़ों की हार हो जाती है और लगभग ये तय हो गया था यहाँ से कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन इनसे पहले जो कुछ लड़ाइयाँ हुई थी उसमें अंग्रेज़ों ने भारत के कुछ भूभाग जीत रखे थे। इसी समय औरंगजेब ने उनसे ये संधि करवा ली कि आपको ये जो भूभाग आपने पहले जीत कर रखे हैं इन्हें रिलीज़ करना होगा, उसके एवज़ में आपको भारत में रहने दिया जा सकता है। तो यही हुआ कि ब्रिटिशर्स को बैग एंड बैगेज नहीं जाना पड़ा और इनके एवज़ में वे सारे प्रोविंसेस को छोड़ना पड़ा। साथियों, अंग्रेज़ों ने भारत में शासन चलाने के लिए कुछ प्रेसिडेंसीज़ खोल रखी थी। भारत में 3 प्रेसिडेंसी उन्होंने खोल रखी थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जहाँ से शासन को कंट्रोल करते थे वे, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों प्रेसिडेंसीज़ पता होंगी पहले से। कलकत्ता प्रेसिडेंसीज़ में फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा की, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई, बल्कि एक सिस्टम के द्वारा किया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा इसको किया गया। लेकिन जब इस फोर्ट विलियम कॉलेज में कन्वर्जन की बात होगी तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम को फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। इस कॉलेज में ब्रिटिश की तरफ से जो भी नौजवान यहाँ पर आते थे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी भारत में शासन करने के लिए। दूसरा है पुडुचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना की गई। फोर्ट लुई की स्थापना, हालांकि इस फोर्ट लुई जो किला है ये फ्रांसीसी से संबंधित किला है, फ्रांसीसियों का किला था ये। पुडुचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना जो की थी फ्रेंकोआ मार्टिन, नाम था इसका, फ्रेंकोआ मार्टिन। फोर्ट लुई की स्थापना फ्रेंकोआ मार्टिन नाम के फ्रांसीसी ने किया था। और पौंडीचेरी पर, जैसे कि हमें पता है कि फ्रांसीसियों का अधिकार था, तो फ्रांसीसी किले का निर्माण जो करवाया था उसका नाम था फोर्ट लुई। फ्रेंकोआ मार्टिन ने इसका निर्माण करवाया था। ये फ्रांसीसी का था, बाकी सभी अंग्रेज़ के हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण जो है मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में था उस टाइम में। और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा की गई। और जो इसके लीडरशिप जो थी इसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज में, इसका नाम था फ्रांसिस डे। जो मेन इसमें लीडरशिप थी फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाने के लिए, ये फ्रांसिस डे के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल EduBihar 360 को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।